चलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्लास 8th की जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का। ओके, तो ये स्टोरी लाइन है बेसिक जो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटीज़ में होती है। हम लोग सीधा जो है टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़। देखो, क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, उसको एक ऐसे रॉ मटेरियल देख लो, ये प्राइमरी है, ठीक है। फिर यहाँ से एक सेकेंडरी सेक्टर में इसको लेके जाया जाता है और फिर इसको जाके किसके लिए, टर्शरी सेक्टर। 3 सेक्टर्स हैं, एक रॉ मटेरियल का, फिर उस रॉ मटेरियल को फर्दर फर्निश्ड किया जाता है फैक्ट्रीज में, फिर उस फैक्ट्री से एक फिनिश्ड गुड निकाला जाता है। 3 ओके। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दीज दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। ओके, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ना जितना भी एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन जो है नेचुरल रिसोर्सेज से जो किया जाता है, ठीक है, ओके, वो है प्राइमरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी कंसेप्ट जो प्रोसेसिंग करती है उन रिसोर्सेज को, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वेविंग ऑफ क्लोथ्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटीज़। अब देखो, वीट लाओगे तो प्राइमरी एक्टिविटी है, वीट का ब्रेड जहाँ बन रहा है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है उसकी, वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। टर्शरी एक्टिविटी क्या है? जो सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को थ्रू सर्विसेज, मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजरी, फॉर एग्जांपल टर्शरी एक्टिविटीज़। जो उसको आगे बेचने में, मतलब जो ट्रैवल ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, एडवर्टाइजिंग करने में, उसको मनी प्रोवाइड, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, वो आगे टर्शरी। ओके, एग्रीकल्चर इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है? क्या प्राइमरी एक्टिविटी? इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स इन द वर्ल्ड। इसमें ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन एक जनरल ले लो कि एग्रीकल्चर में वेजिटेबल, फ्लावर, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, फ्रूट्स, क्रॉप्स, ये चीज़ें की जाती हैं। इन द वर्ल्ड अराउंड 50% ऑफ द पर्सनस आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। टू थर्ड of the Indian population is still dependent on agriculture. Two third of Indian population is still dependent on agriculture. बहुत बड़ा फिगर है। देखो किसकी, क्यों? क्योंकि फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर। दिस लैंड ऑन विच, देखो टोपोग्राफी भी तो है ना, पहाड़ी एरियाज में कैसे क्रॉप उगाओगे? हिमालयाज में जाके क्रॉप उगाओगे, गंगेटिक प्लेन में उगाओगे? प्लेन एरियाज में। क्लाइमेट भी डिपेंड करता है, बारिश कितनी होती है। ड्रॉट एरिया होगा, रेगिस्तान होगा, डेजर्ट जैसा, वहाँ थोड़ी उगा सकोगे। क्लाइमेट डिपेंड करता है, सोइल की क्वालिटी डिपेंड करती है। द लैंड ऑन विच क्रॉप ग्रोज आर नोन एज एरेबल लैंड, ये याद रखना, एरेबल लैंड, जहाँ पे क्रॉप ग्रो की जा सके। इन द मैप यू विल सी द डिफरेंट एक्टिविटीज इज कंसंट्रेटेड इन दीज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सूटेबल फैक्टर्स ऑफ क्रॉप एग्जिस्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, ये है मैप वर्ल्ड। एरेबल लैंड देखो, यूरोप का बहुत पूरा ऑलमोस्ट यूरोप जो है एरेबल लैंड है। इंडिया का देखो, मोस्ट ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये देखो साउथ चाइना सी की तरफ देखो, ईस्टर्न चाइना। ये ऑस्ट्रेलिया का नीचे वाला पार्ट देखो, और अर्जेंटीना में यहाँ 2 ग्रास लैंड्स हैं। ये देखो अमेरिका का और कनाडा का वेस्टर्न मार्जिन, ठीक है। ये थोड़ा अफ्रीका के जो है, ये कॉन्टिनेंटल, इक्वेटोरियल रीजन्स के अराउंड जो है क्रॉप ग्रोइंग होती है। ऊपर तो सारा डेजर्ट है ना, यहाँ पे भी गोबी डेजर्ट है, यहाँ पे साइबेरिया, ये तो पूरा फ्रोज़न एरियाज है, तो रशिया में कम है। ये देखो साउथ अफ्रीका का जो है ईस्टर्न मार्जिन, जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है। ईस्टर्न मार्जिन्स पे देखो सब जगह क्लाइमेट अच्छा है। ईस्टर्न मार्जिन्स पे और वेस्टर्न मार्जिन्स पे क्योंकि डेजर्ट एरिया है मैक्सिमम। ईस्टर्न मार्जिन्स पे जो है वार्म करंट होता है, तो उससे जो है मॉडरेट क्लाइमेट है, तो वहाँ ज़्यादा रेनफॉल है। अब देखते हैं, हम एक फैक्ट पढ़ते हैं। एग्री, सेरी, पिस्की, वीटी, हॉटी प्लस कल्चर, इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, एक कल्चर को ऐड कर दो किसी भी चीज़ के साथ, तो क्या बन जाता है? देखो एग्रीकल्चर एक साइंटिफिक, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग लाइफ स्टॉक्स, एंड इट्स कॉल्ड फार्मिंग। सेरीकल्चर क्या है? कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म का जो है कमर्शियल कल्टिवेशन को, रेयरिंग को सेरीकल्चर बोलते हैं। अब क्या है? पिसिकल्चर क्या है? ब्रीडिंग ऑफ फिशेस, ठीक है। विटिकल्चर क्या है? ग्रेप्स, जो मिडिल ईस्ट में नहीं, सॉरी, मेडिटेरेनियन रीजन के अराउंड होता है। जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ एक अच्छा खासा क्लाइमेट है, वहाँ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स एंड वाइन
ठीक है। हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स को कमर्शियल यूज़ के लिए जो उगाते हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। ये जो है टर्म्स जो है आपको याद रखने की है, ठीक है, ये टर्म्स। A farm system, agriculture or farming can be looked as a system, the important input on seed, fertilization, machinery and labor. Some of the operations involved are plowing, ठीक है ना, क्रॉप में फिर क्या होता है, पहले हल डाला जाता है, ये देखो, फिर क्या हो जाए, उसमें बीज डाले जाते हैं, फिर उसको पानी दिया जाता है, फिर वीडिंग किया जाता है और हार्वेस्टिंग। देखो वीडिंग मतलब कीड़े मकोड़े निकालने, गंद मंद उससे निकाला जाता है, उसकी खुदाई की जाती है, फिर लास्ट में हार्वेस्ट किया। आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट। हर चीज़ में ऑलमोस्ट ऐसे प्रोसेसेस का यूज़ होता है। देखो पहले इसने फिर क्रॉप को जो है काटा हुआ है, यहाँ पे देखो प्लोइंग किया फील्ड का, फिर सोइंग की, फिर स्प्रेइंग कर रहे हैं, फिर केमिकल्स का यूज़, फिर सीड है, मशीनरी का है, ये सब क्या है, इनपुट है, ये क्या है, प्रोसेस है, ये क्या है, आउटपुट है, ये क्या है, प्रोसेस, ये क्या है, इनपुट, ये क्या है, आउटपुट। आउटपुट क्या है, क्रॉप्स, ओके। फिजिकल इनपुट कैसा है, सनशाइन, टेम्परेचर, स्लोप चाहिए, सन, सॉइल अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, रेनफॉल होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, ये क्या है, ह्यूमन इनपुट क्या है, ये नेचुरल इनपुट है, ठीक है, फिजिकल इनपुट। ह्यूमन इनपुट क्या है, स्टोरेज, उसके बाद लेबर का, मशीनरी का, केमिकल्स जो वो यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ते हैं हम लोग। फार्मिंग की क्या क्या टाइप्स है, देखो फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और फिर है कमर्शियल फार्मिंग। देखो फार्मिंग प्रैक्टिस जो है ना पूरी दुनिया में, वो डिपेंड करती है उसके जियोग्राफिकल कंडीशंस पे भी, उस प्रोड्यूस के डिमांड पर भी। अब जहाँ पे डिमांड राइस की है वहाँ पे लोग वीट थोड़ी उगाएंगे, जहाँ पे वीट और राइस की है वहाँ पे लोग मेज़ और कोई फसल पोटैटोस थोड़ी उगाएंगे। तो जैसी जैसी उस एरियाज़ की डिमांड है, जैसी उनकी फूड हैबिट्स है, उसके अकॉर्डिंगली ही फूड ग्रो किया जाता है, ठीक है। दो तरीका की फार्मिंग, एक सब्सिडेंस फार्मिंग, एक कमर्शियल। देखो सब्सिडेंस फार्मिंग जो है ना वो सिर्फ नीड ऑफ द फैमिली मेम्बर, जो खुद की नीड के लिए उगाया जाता है, जो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, अपनी घर की लेबर का यूज़ करके स्मॉल आउटपुट जो है सब्सिडेंस के लिए, मतलब जो खुद के जो है क्या है, जो खुद के लिए मतलब अपने घर के लिए जो कमाया है, अपने लिए मतलब हमने 20 किलो अनाज कमाना है, बस 20 किलो कमाना है, 20 का 21 नहीं, ठीक है, 20 का ये नहीं 100 किलो कमाना है, नहीं 20 kg ही कमाना है हमें अनाज, क्योंकि हमें इतनी ही ज़रूरत है अपने घर की। वो है सब्सिडेंस फार्मिंग, जो हम अपने घर में सब्जियां उगाते हैं, हम अपने घर में जो बेसिक 2-4 एकड़ में कुछ अनाज हम उगाते हैं, ठीक है, जो बेचने के लिए नहीं उगाते, अपने खाने के लिए। इसको भी फर्दर क्लासीफाई किया है इंटेंसिव सब्सिडेंस और प्रीमिटिव फार्मिंग, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिडेंस क्या आ जाए, जब फार्मर कल्टीवेट करते हैं किसी स्मॉल पॉट ऑफ लैंड पे सिंपल टूल्स का यूज़ करके, टूल सिंपल और मोर लेबर, ज़्यादा लोग और टूल सिंपल, ठीक है। खुदाई करके कोई कुछ लगा रहा है, क्लाइमेट का जो है लार्ज नंबर ऑफ डेज, क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सोइल परमिट ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ मोर देन 1 क्रॉप्स एनुअली ऑन द सेम स्पॉट। और जो लार्ज नंबर ऑफ सनशाइन जो हम रिसीव करता है जो एरियाज, वहाँ पे ये जो है हम लोग साल में 2-3 क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज़, पल्सेस, ऑयल सीड, ये सब इंटेंसिव फार्मिंग में आती है, जहाँ लेबर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, टूल सिंपल टूल्स के साथ। मोस्ट ऑफ द इंडिया में यही होता है। अगर आपको बताऊं, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एंड मूनसूनल रीजन ऑफ साउथ एशिया और ईस्टर्न एशिया में, ये ज़्यादातर इन एरियाज़ में पॉपुलर है, ओके। फिर आगे हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैटिक हेडिंग। देखो जब मैंने आपको जब अमेजोन फॉरेस्ट की आपको लाइफ हैबिटेट बता रहा था, तब मैंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बताया था। शिफ्टिंग और नोमैटिक हेडिंग जो है ये प्रिमिटिव कल्चर है, बहुत पहले से चला आ रहा है कि एक जगह को काटा, वहाँ पे अनाज उगाया, फिर वो एरिया छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह पे उगाया, फिर वो जब फर्टाइल हो जाएगा फिर वहीं पे उगा लेंगे, ऐसे होता है। और नोमैडिक हर्डिंग तो आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है जानवर पाले जाते हैं। ये देखो नोमैड्स, ये अपना चारा जो है साल भर चलते रहते हैं, रास्ते में खिलाते रहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ प्रैक्टिस इन थिकली फॉरेस्टेड रिवर, देखो अमेजोन बेसन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में और पार्ट ऑफ साउथ एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया में। दीज आर द एरियाज हैवी रेनफॉल, क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फॉलिंग ट्रीज, वही जो है
और फिर वहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स को जो है जाते हैं, जैसे कैसेनोवा, मेज, यैम, सन। सॉइल लूजेज इज फर्टिलिटी, द लैंड इज अबेंडेंट। जब सॉइल उसकी फर्टिलिटी लूज कर देता है फिर वो जगह को छोड़ दिया जाता है और कल्टिवेटर नए प्लॉट की तरफ मूव कर देते हैं। शिफ्टी कल्टिवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कि एक जगह को स्लैश किया, वहाँ पे बर्न करके उसको एरिया को, फिर वहाँ एक अनाज उगाया गया। इसमें जो है लीस्ट नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो जाता है और कभी कभी नहीं भी यूज़ होता, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग की प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है सेमी एरिड रीजन्स और एरिड रीजन जैसे सहारा है, सेंट्रल एशिया है, राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ लोग जो हैं अपने चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके मूव करते हैं अपना पानी और फोडर के लिए, और एक डेफिनेट रूट में, कि इस रास्ते से जिस रास्ते से वो एक साल से जाते हैं वहीं से दूसरे साल एक डेफिनेट पाथ फॉलो करते हैं। सो नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। ओके, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग क्या है, जिसमें हम लोग क्रॉप्स और जो है एनिमल्स जो है वो हम रेयर और ग्रो करते हैं, किसके लिए, फॉर सेल इन मार्केट। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। अब देखो ना, जो एक तो होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपने यूज़ के लिए क्रॉप्स उगाते हैं, एनिमल्स को रखते हैं। एक होती है कमर्शियल, जिसमें हम लोग जो है कमर्शियली यूज़ करते हैं एनिमल्स को या फार्म लैंड को। इसमें लार्ज एरिया का यूज़ होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल का भी यूज़ होता है, मनी का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्क डन बाय मशीन्स, ज़्यादातर मशीन्स का काम होता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग, जैसे अनाज जो है ना उगाया जाता है, वीट, बेरली, अच्छा राइस, ये पैडी कल्टीवेशन है जो इसमें, ये जो कमर्शियल कल्टीवेशन में आता है। मिक्स्ड फार्मिंग का यूज़ होता है एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, पैडी कल्टीवेशन को प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ठीक है। और कमर्शियल जो ग्रेन फार्मिंग है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पजेज, जैसे वीट है, देखो वीट, मेज आर द मेजर कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड प्रिसाइज्ड आर प्रैक्टिस्ड टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, जैसे नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप में, एशिया में, यहाँ पे जो है कमर्शियल फार्मिंग होती है। हमारे गंगेटिक और ब्रह्मपुत्रा प्लेन में भी लार्ज नंबर जो है कमर्शियल फार्मिंग होती है वीट और ग्रेन की, ठीक है। फ्रूट्स की होती है कमर्शियल फार्मिंग। अच्छा, जैसे स्पर्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स, कम पॉपुलेशन और लार्ज फार्म्स, ठीक है। अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में ये एरिया ज़्यादातर होता है, ठीक है। स्प्रेड जो 100 ऑफ एकर्स की लैंड पे, ठीक है, वहाँ लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स का यूज़ होता है क्रॉप को जो है काटने के लिए, बोने के लिए, ठीक है। सर्वल सीवियर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। अब कुछ एरियाज़ में क्या है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर होता है, जैसे एशिया में भी, जैसे यूरोप में हो गया, नॉर्थ अमेरिका में, रशिया में, तो एक ही क्रॉप सिर्फ पूरे साल उगाई जाती है, बिकॉज अब विंटर्स होगी तो मिनिमम जो है सनलाइट होता है, तो जहाँ मिनिमम सनलाइट होता है वहाँ पे जो है एक ही क्रॉप जो है उगाई जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, जो लैंड यूज़ की जाए फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक, जो फूड के लिए भी और फॉडर क्रॉप्स के लिए भी, जो मतलब एनिमल्स के लिए भी, और रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स लाइफ स्टॉक्स के लिए भी, इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। देखो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में। अब प्लांटेशन क्या, प्लांटेशन एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ सिंगल क्रॉप ऑफ टी या कॉफ़ी या शुगर केन या कैश्यू या रबर, बनाना, कॉटन आर ग्रोन। प्लांट्स बेस्ड एग्रीकल्चर, प्लांट्स तो सभी हैं, लेकिन आप देख रहे हो ना सिंगल क्रॉप, जैसे आपने लगा दिया टी का पेड़, ठीक है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। कॉफ़ी प्लांटेशन है, शुगर केन प्लांटेशन है, रबर, बनाना प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। तो जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसमें, क्योंकि ये बहुत ही हैवी काम है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन फार्म इटसेल्फ, वहीं फार्म पे ही जो है प्रोसेसिंग उसकी हो जाती है, ठीक है, और या फिर नियर बाई फैक्ट्री में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज थोज एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, जो और इसके लिए जो डेवलपमेंट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ये जो है बैकवर्ड क्लासेस में, बैकवर्ड जो क्लासेस नहीं, बैकवर्ड एरियाज़ जो होंगे वहाँ पे ऐसी कल्टीवेशन होगी भी तो उसको प्रोसेसिंग के लिए जो है नहीं ले जा पाएंगे, तो बहुत सारा वेस्टेज हो जाएगी। इसके लिए एक वेल डेवलप्ड रोड या कोई भी प्लान जो है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। मेजर जो प्लांटेशंस हैं वो ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, क्योंकि एक्सेसिव रेनफॉल चाहिए होती है इनको ग्रो करने के लिए। एक्सेसिव रेनफॉल चाहिए तो वो कहाँ होगी, ट्रॉपिकल एरियाज़ में।
ट्रॉपिकल एरिया मतलब जैसे रबर है मलेशिया में उगाई जाती है, कॉफ़ी है ब्राज़ील में, इनको एक रेनफॉल चाहिए ना। टी इंडिया में और श्रीलंका में, इनकी कुछ एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स। ओके, अब मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ए लार्ज वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। ये तो बात सही है कि जी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो बहुत सारी वैरायटीज़ के क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक से तो नहीं होगा ना। डिफरेंट क्लाइमेट से अडॉप्टेड जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है हमें लगाने पड़ेंगे, तभी हम लोग जो है इतनी डिमांड को जो है पूरा कर सकते हैं। क्रॉप्स हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं जो एग्रो बेस इंडस्ट्री के बहुत सारे काम आते हैं। मेजर फूड्स, जो फूड क्रॉप्स क्या हैं, वीट है, राइस है, मेज़ है, मिल्ट्स दालें हैं। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स जैसे टी और कॉफ़ी है, रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं पीते लोग। तो मेजर क्रॉप्स में सबसे पहला देखते हैं राइस। राइस जो है मेजर फूड क्रॉप है पूरी दुनिया की, ठीक है, मेजर फूड क्रॉप है। ये जो एक स्टेबल डाइट प्रोवाइड करती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन के लोग हैं, ठीक है। राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल चाहिए, क्योंकि ये जो है पानी, ये इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। ये ग्रो ज़्यादा बेस्ट कहाँ पे ग्रो होती है, एलुवियल एंड क्लेई सॉइल में, ठीक है। कहाँ पे, हमारे यहाँ इंडिया में कहाँ पे है, अराउंड द रिवर, और जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है वहाँ पे, जैसे गंगेटिक है, ब्रह्मपुत्रा है, साउथर्न स्टेट्स हैं जो मानसून से बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं, ठीक है, जो रिटेन करता वाटर है ना। क्योंकि एलुवियल सॉइल जो है, और इन एरियाज़ में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, या क्लेई सॉइल जो ज़्यादा देर तक जो है वाटर को रिटेन कर पाए, ठीक है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाई इंडिया, ये याद रखना, चाइना लीड्स, नॉट इंडिया, बट सेकंड नंबर पे कौन है, इंडिया। फिर जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। इजिप्ट क्यों, क्योंकि नाइल जो रिवर है उसके अराउंड होती है, ठीक है। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल, जहाँ पे पानी है, बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईयर। यहाँ पे भी क्योंकि मैक्सिमम सनलाइट होती है, एक तो मैक्सिमम सनलाइट, और क्या होता है, क्योंकि ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एरियाज़ पड़ते हैं, यहाँ थ्रू आउट द ईयर जो है सनलाइट जो है रिसीव करता है एरिया। और यहाँ पे जो है वाटर भी है, क्योंकि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जैसी एरियाज़ में जहाँ बहुत सारे रिवर्स जो हैं जाके वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वीट को जो है एक मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, और रेनफॉल चाहिए ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन में। ब्राइट सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है, एट टाइम ऑफ हार्वेस्ट, क्योंकि पकने के लिए वीट को जो है सनलाइट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ये देखो वीट हार्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, ठीक है। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर्स, इंडिया में विंटर्स में ग्रो की जाती है, क्योंकि विंटर में एडिक्वेट एक मॉडरेट जो है टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है इसको पकने के लिए, ब्राइट सनलाइट, और ये ज़्यादातर नॉर्थर्न स्टेट्स में ज़्यादातर वीट ग्रो की जाती है, ठीक है। मिल्ट, अब दालें, दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। कम फर्टाइल और सैंडी सॉइल में ये ग्रो की जा सकती है। ये इट्स ए हार्डी क्रॉप्स दैट नीड्स, बहुत कम रेनफॉल की ज़रूरत होती है, एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और एडिक्वेट रेनफॉल होनी चाहिए। ज्वार, बाजरा, रागी जो हैं ये ग्रो की जाती हैं इंडिया में। अदर कंट्रीज़ आर बाकी कंट्रीज़ में कहाँ, नाइजीरिया में, चाइना में और नाइजर में, ठीक है। अब आते हैं मेज़ पे। मेज़ को एक मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल भी उतनी मॉडरेट होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, और सनशाइन बहुत चाहिए। इसको एक वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। मेज़ ग्रो की जाती है कहाँ, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में। इनका नाम याद रखना है कि आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कहाँ कहाँ ये ग्रो की जाती हैं, ठीक है। यूरोप नहीं है यहाँ पे, देख लो, क्योंकि इसको सनलाइट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है जो एरियाज़ जो हैं बाहर हैं, जो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के टॉरिड जोन के, तो वहाँ पे जो है कम उगाई जाएगी, उगाई जाती है वैसे, लेकिन कम उगाई जाएगी। कॉटन को रिक्वायर होता है हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब विंटर्स नहीं होने चाहिए, विंटर कम होना चाहिए, ठीक है, ये एरियाज़ में। हमारे यहाँ कहाँ ज़्यादा उगाई जाती है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, इन एरियाज़ में जहाँ ब्लैक सॉइल है। देखो ये ज़्यादातर ब्लैक और एल्यूवियल सॉइल पे होती है। चाइना, यूएसए एंड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इट। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम बहुत सारे वुलन क्लॉथ पहनते हैं ना गर्मियों में,
सर्दियों में, सॉरी, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं जूट पे। जूट बैग आपने देखे हैं जिसमें चावल भरे होते हैं कभी कभी। फिर वो जूट के जो हमने बैग्स बाज़ार में हैंडी बैग्स होते हैं, ठीक है, जूट के बने हुए, और इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये एलुवियल सॉइल में होती है। आपको याद रखना चाहिए कौन से क्रॉप्स किस टाइप की सॉइल पे होती हैं, किस टाइप का टेम्परेचर उनको चाहिए, कितना उनको रेनफॉल की ज़रूरत है, पानी कम है, ज़्यादा है, मॉडरेट है। इस टाइप के जो हैं आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर के क्रॉप से रिलेटेड, ठीक है। ये जैसे कि जूट है, इसको क्या कहते हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले विच वन ऑफ द क्रॉप इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर, तो आप बोलोगे जूट, ठीक है। किस टाइप के सॉइल पे होता है, एलुवियल सॉइल। कॉटन का पूछ ले, कॉटन किस टाइप के सॉइल पे होता है, ब्लैक सॉइल पे, ठीक है, या अलूवियल सॉइल। ये किस टाइप की सॉइल पे, अलूवियल या सैंडी सॉइल पे। इसको हाई टेम्परेचर कितना चाहिए, हाई रेनफॉल कैसी चाहिए, हैवी रेनफॉल होनी चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। द क्रॉप इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। अब ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए तो ट्रॉपिकल एरियाज में होगा। इंडिया और बांग्लादेश जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट है। फिर नेक्स्ट चलें, आगे चलते हैं, कॉफ़ी के बारे में देखते हैं। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। अब वार्म और वेट क्लाइमेट देखो इंडिया में कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या साउथर्न स्टेट्स, जहाँ पे वार्म भी और वेट क्लाइमेट भी होता है। और वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। कॉफ़ी प्लांटेशन आपने कहीं देखी होगी, ऐसे एरियाज़ में होती है, ठीक है, थोड़ी क्लिफ स्टीप एरियाज़ में, जहाँ पे पानी जो है जल्दी ड्रेन हो जाता है। एक जगह पे रहेगा तो ख़राब हो जाएगी। हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल। आप वीडियोस देखोगे या कभी अब ऐसी एरियाज़ में अगर घूमे हो या रहते हो तो आप देखोगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखोगे, ठीक है। ब्राज़ील जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये याद रखना। उसको फॉलोड कोलंबिया और फिर एंड इंडिया, थर्ड नंबर पे इंडिया है, ठीक है, कॉफ़ी में, ठीक है। फिर टी जो है एक बेवरेज क्रॉप है, ग्रोन इन प्लांटेशन, रिफ्रेशमेंट वाला। दिस रिक्वायर्स ए कूल क्लाइमेट। कॉफ़ी के लिए रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, टी के लिए कूल क्लाइमेट के लिए, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होनी चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, उसके लीव्स की ग्रोथ के लिए, ओके। फिर है ये देखो प्लांटेशन, इसके लिए भी वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए। ये याद रखने की चीज़ है, लूमी सॉइल, और कुछ थोड़ा सा जेंटल स्लोप होना चाहिए क्योंकि पानी ड्रेन हो जाएगा। वेल ड्रेन्ड अगर इसको नीड है वेल ड्रेन्ड की, तो पानी जो है क्या होना चाहिए, वेल स्लोपी एरियाज होने चाहिए। लेबर चाहिए लार्ज अमाउंट में क्योंकि प्लग करने के लिए लीव्स, ठीक है। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ टीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। हमें एक जनरल ओवरव्यू लेना है हर क्रॉप्स का, क्योंकि आगे जाके हम ऑब्वियसली बात है एक टॉपिक में ड्वेल करेंगे, देन वी विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स। और हमें अभी एक जनरल अवेयरनेस एनसीईआरटी, इसका मतलब यही है कि एक जनरल अवेयरनेस मिल जाएगी किस टाइप्स के कैसा होता है क्रॉप, किस टाइप का क्लाइमेट है, किस टाइप की सॉइल पे होता है, कितना इरीगेशन चाहिए उसको, वाटर कैसा चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए, ये चीज़ें याद रखने की, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर टू एज एफर्ट टू मेड द इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या मतलब है कि हम लोग कैसे फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी डिमांड्स जो इंक्रीज हो रही हैं पॉपुलेशन बढ़ने के साथ, उसको अचीव करने। इसको बहुत सारे तरीक़ों में अचीव किया जा सकता है, जैसे हम क्रॉप एरिया को इंक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ क्रॉप्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं क्रॉप ग्रोइंग्स को, डिफरेंट सीज़न के हिसाब से जो क्रॉप्स ग्रो की जा सकती हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम वेस्ट लैंड छोड़ दें, एक क्रॉप उगा के फिर बाकी 3 या 4 महीने तक उस पर कुछ और भी उगा सकते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे यूज़ किया था हमने सीड्स का, ठीक है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब है, इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जैसे एक बात बताओ, अब लेबर का यूज़ करके जहाँ 10 बंदे चाहिए 1 एकड़ को, हमें समझ लो कि पैडी कल्टीवेशन के लिए, वहीं अगर एक ट्रैक्टर और एक ट्रैक्टर होगा और एक बंदा उसको ऑपरेट करने वाला होगा, तो उसकी जगह 5 एकड़ को वो एक बंदा यूज़ कर सकता है। तो ये मशीन्स का यूज़ करना एग्रीकल्चर में, उसको कहते हैं मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसको फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लोगों को अवेलेबल फूड, ये ना हो कि फूड की जो स्कारसिटी हो जाए, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेवलप कंट्रीज़ में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है,
यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है, जहाँ क्रॉप जो है स्मॉल छोटी छोटी होल्डिंग्स पे, छोटे छोटे मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ एकड़ पे लोग जो है क्रॉप उगा रहे हैं, और ज़्यादातर अपनी सब्सिस्टेंस के लिए, कमर्शियल लेवल पे नहीं उगा रहे। अब लैंड होल्डर्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए लैंड कहाँ पे सूटेबल है? जहाँ ज़्यादा लैंड है एक ही इंसान के पास, जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन एरियाज़ में पॉपुलेशन कम है, लोगों के पास जो है लैंड ज़्यादा है। और इंडिया में जो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोगों के पास लैंड होल्डिंग जो है कम है। यहीं 5 लोग जितने लैंड है उनके पास एक बंदे के पास है, बिकॉज लेस पॉपुलेशन एंड मोर लैंड अवेलेबल टू देम। ओके, with the help of 2 case studies, one from India and other from the US, let us understand about agriculture in developing country। ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्री पे ये केस स्टडी है। देर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुन्ना लाल इज़ अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु हैज़ फार्म लैंड ऑफ अराउंड 1.5 एकड़। देखिए इसके पास 1.5 एकड़ की लैंड है। हिज हाउस इज इन मेन विलेज। ही परचेजेज हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स सीड फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। तो हर तीसरे साल वो जो है, हर दूसरे से तीसरे साल जो है वो हाई यील्ड के क्रॉप्स जो है सीड्स वेराइटी जो है वो ख़रीदता है। एक छोटा सा इंसान है, जो एक छोटा विलेज में एक बंदा रहता है आदिलापुर गाज़ियाबाद में डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में। अब इसकी कहानी क्या है? द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स। उसकी ज़मीन जो है फर्टाइल है 1.5 एकड़ की, और वो जो है कम से कम 2 क्रॉप्स जो है साल की उगाता है। इन ईयर विच इज़ नॉर्मली वीट या राइस, जो वीट या राइस या पल्सेस जो उगाता है। द फार्मर टेक एडवाइस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग द फार्मिंग प्रैक्टिसेस। और वो एडवाइस लेता रहता है अपने बड़े भाई से, अपने रिश्तेदारों से, या फिर गवर्नमेंट से भी, कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे की जाती हैं। वो ट्रैक्टर रेंट पे लेता है फॉर प्लोइंग द फील्ड, याद रखना रेंट पे लेता है। थ्रू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड्स यूजिंग बुलक फॉर प्लोइंग। कुछ लोग अभी भी जो है बैल से जो है हल जोतते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर जो है रेंट पे लेता है। देयर इज़ अ ट्यूबवेल, और एक ट्यूबवेल है, कुआं है नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट। और रेंट पे जो है वो ट्यूबवेल लेता है अपनी जो फसल को इरीगेट करने के लिए। ठीक है, ओके, ये एक केस स्टडी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे क्या कहता है कि मुन्ना के पास 2 भैंसें और कुछ हेंस, कुछ मुर्गियां हैं। ही सेल मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर और लोकेटेड इन नियर बाई टाउन। कोऑपरेटिव स्टोर पे दूध बेचता है। वो एक मेंबर भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो एडवाइस करती है उसे किस टाइप का जो है फोडर अपने जानवरों को खिलाना है। सेफ्टी मेजर कैसे कौन कौन सी लेनी है, हेल्थ को, उनकी हेल्थ को, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है एनिमल्स को, आपको पता होगा। एक होता है ना नेचुरली इंसेमिनेट करवाया जाता है, एक होता है आर्टिफिशियली इंजेक्शंस देकर जो है इम्प्रेगनेटेड किया जाता है एनिमल्स को। ओके, ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प इन वेरियस फॉर्म एक्टिविटीज़। जैसे होता है ट्रेडिशनली के मेंबर जो हैं घर के, जो हैं फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो खेती में हेल्प करते हैं। ठीक है, सम टाइम वो बैंक से क्रेडिट भी लेता है, और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो हाई यील्ड क्रॉप्स सीड्स को खरीदने के लिए। ही सेल्स इज प्रोड्यूस्ड इन मंडी, और वो मंडी में बेचता है जो नज़दीकी। और सिंस द मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव, उनके पास जो अपनी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट को कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए भी बेच देता है, मतलब सस्ते भी बेच देता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए हैं, जैसे एमएसपी है। अभी रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने दिया है कि इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस इससे कम जो है फार्मर नहीं बेचेगा। ये जो है फार्मर को एडवांटेज के लिए बहुत सारा बात आप विवाद भी सुनते हो न्यूज़ में एमएसपी से रिलेटेड, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है ताकि लोग जो है इनको क्या ना कर पाएँ, इनका गलत फ़ायदा ना उठा पाएँ फार्मर्स का जो इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये थी केस स्टडी इंडिया के एक फार्मर की जिसके पास 1.5 एकड़ की लैंड है, वो किस तरह से उसको जो है जोतता है। अब हम एक केस स्टडी लेते हैं यूएसए की। तो यूएसए का जो एवरेज है ना साइज़ ऑफ ए फार्म इन यूएसए इज़ मच, बहुत लार्ज है इंडिया से। जैसे एक टिपिकल फार्मर यूएसए का जो होगा उसके पास 250 एकड़ लैंड होगी, और वो ज़्यादातर अपने फार्म में ही रहता है। वो कॉर्न्स उगाते हैं, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर। ठीक है, जो हॉर्न ए फार्मर इन मिड वेस्ट यूएसए, लोआवा स्टेट इन हैज़ 300 एकड़ की ज़मीन होती है उसके पास। किसके पास? जो हॉर्न के पास। ठीक है, और वो अपनी स्टेट पे वो ही ग्रोस कॉर्न इन द फील्ड, वो जो है मक्की उगाता है अपने ज़मीन पे, जो वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड ऑफ द क्रॉप्स।
जो उसके जो पानी की रिसोर्सेज हैं उसको पूरा करती हैं, ठीक है। एडुकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल द पेस्ट दैट कैन डैमेज द, और बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं जो कीड़े मकोड़ों से अपने जो है अपने खेत को बचाने के लिए। और वो टाइम टू टाइम क्या करता है, अपनी मिट्टी का जो सैंपल है वो टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री में भेजता है कि क्या न्यूट्रिशन इसमें सफिशिएंट है क्या नहीं है, ठीक है। न्यूट्रिशंस आर सफिशिएंट और नॉट। देखो अब देखो कितना डेवलप्ड है और कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और जोई हेल्प्स ऑन टू प्ले साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम, और वो उस मिट्टी के हिसाब से एक फर्टिलाइज़र प्लान जो है उसके लिए वो डेवलप करता है और उस टाइप की फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है, ठीक है। देख रहे हो आप द काइंड ऑफ डिफरेंस, द कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस बिटवीन द टू। और हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फार्म, और एक कंप्यूटर लिंक है, कंप्यूटर से लिंक है एक सैटेलाइट जो उसको 300 एकड़ फार्म की जो है डिटेलिंग देती है कि कहाँ से क्या चल रहा है फार्म में। यूज़ और एक एडुकेट यूज़ ऑफ जो है उसको देता है कि किस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है यूज़ करनी है, मिट्टी के सैम्पलिंग से लेकर कैमरा से लेकर रेडार सिस्टम है, सैटेलाइट्स है, सब कुछ है। और उसकी फार्म पूरी तरह से मैकेनाइज्ड है, मतलब वो ट्रैक्टर का यूज़ करता है, सीड ड्रिल्स का यूज़ करता है, लेवलर का यूज़ करता है हार्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। थ्रेशर को परफॉर्म करता है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए। द ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए उसके पास ऑटोमेटिक ग्रेनेज स्टोर सिस्टम है, और डिस्पैच द मार्केट एजेंसी, जो मार्केट एजेंसी से जो है कनेक्शन में। तो जो फार्मर है यूएसए का वो एक बिजनेसमैन का काम करता है, ना कि एक लाइक ए पीजेंट फार्मर। यहाँ पे जो है ही हैज़ ऑल द फैसिलिटीज दैट आर नीडेड टू मैक्सिमाइज हिज आउटपुट, ओके। तो आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए ही हैज़ ऑल द टेक्नोलॉजी, वहाँ सीड से लेके फर्टिलाइज़र और मिट्टी के सैम्पलिंग से लेकर सैटेलाइट रेडार से जैसे फार्म लैंड को प्रोटेक्ट करता है, तो वो मैक्सिमम आउटपुट निकालता है उससे और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। वहीं एक इंडिया में 1.5 एकड़ की लैंड पे उसको ट्रैक्टर से लेकर ट्रैक्टर तक रेंट पे लेना पड़ता है, और उसके पास कोई मैकेनाइजेशन नहीं है फार्म्स की, ठीक है। तो वो जो है जो अपने घर वालों की मदद से, फिर अपने इधर उधर से मोहल्ले के और अपने बड़ों से एडवाइस ले लेकर, फिर अपने फर्टिलाइज़र ख़रीद कर, सीड के लिए कर्जा लेकर वो जो है अपने खेत में वो फसल उगाता है, साल की 1-2 फसल 1.5 एकड़ लैंड पर। वहीं एक इंसान 300 एकड़ लैंड जो है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मशीन जो है वो मैनेज कर रहा है। तो कितना इस दोनों केस स्टडीज़ में कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है, समझ गए आप। तो ये हमने जो है एग्रीकल्चर का जो है यूनिट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है आज। तो नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट यूनिट करेंगे ज्योग्राफी की जो है एनसीईआरटी का, ठीक है। चैप्टर नंबर आज हमने कर लिया है 4, हम 5 चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इस तरीके से हम चलेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।